Hello, audience. This is Krishna Pandey. Today we are going to a celebration of the 76th Independence Day. A slogan taken from the Sri Ramcharitmanasa dedicated to our teachers. Vande Bodhamayam Nityam Gurum Sankara Rupinam Yamasrito hi Vakro api Chandrah Sarvatra Vandate. मैं वंदना करता हूँ उन शिव रूपी गुरु का जिनके आश्रित होकर टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय हो जाता है। आशय है कि जो चंद्रमा हमारे जो भारतीय समाज में जो हिंदू धर्म में जो चंद्रमा की पूजा होती है वो इसलिए होती है कि वह शिव जी के आश्रित हैं, इसलिए नहीं कि वो स्वयं में कुछ हैं। चंद्रमा की क्योंकि वो वक्र है ना, उनका स्वरूप वक्राकार स्वरूप है, तो उनकी पूजा इसलिए होती है कि वो इस गुरु के आश्रित हैं। तो इस प्रकार मैं उन गुरु की महिमा को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं आज पूरा देश 76th स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर मैं हमारे समाज में एक विकृति, जैसा कि हम जानते हैं, जिसे संप्रदायवाद कहते हैं, चाहे वो CAA का मुद्दा हो या फिर कोई स्थानीय मुद्दा हो। आज हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ना शुरू कर देते हैं। हिंदू और मुस्लिम का जो एक संप्रदायवाद है वह एक जहर के समान हमारे समाज में घुल चुका है। तो इस संप्रदायवाद का कारण क्या रहा, क्या संवैधानिक इसका एक मुद्दा है, किस तरह से ये हमारे समाज में आया, इसका एक विकास क्रम जो कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ चला आ रहा है, किस प्रकार हुआ, इस पर हम 2 शब्द हम कहना चाहेंगे। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करना। और इस उपलक्ष्य में हमारा सबसे पहला मुद्दा यह उभर कर आता है कि संप्रदाय और संप्रदायवाद है क्या। अगर हम अपनी बात को शुरू करते हैं तो संप्रदाय किसी भी एक समुदाय से, संप्रदाय का संबंध किसी भी एक ऐसे समुदाय से है जो किसी विशेष प्रकार के पंथ को मानता है। उस पंथ के अनुसार, किसी धार्मिक पंथ के अनुसार उस पंथ का आचरण करता है, उनको मानता है। अर्थात जैसे कि हम हिंदू हैं तो हमारा पंथ हिंदू है, हम उसी के अनुसार आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो यह एक संवैधानिक मुद्दा है। आर्टिकल 25 और 26 हमको इसकी स्वतंत्रता भी देता है। तो एक संप्रदाय में होना कोई गलत नहीं है। हमारा जो प्राचीन काल है, मध्यकाल है, वो वहाँ संप्रदाय तो है, हिंदू और मुस्लिम दो विभिन्न संप्रदाय तो हैं, लेकिन संप्रदायवाद की धारणा वहाँ नहीं है। अब संप्रदायवाद क्या है? संप्रदायवाद जब हम अपनी विशिष्ट पहचान को संप्रदाय से जोड़ने लगते हैं, वह अवधारणा संप्रदायवाद बन जाती है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं कौन हूँ, मैं अगर अपनी पहचान को किसी धर्म विशेष से जोड़ दूँ, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, तो यह एक अवधारणा जो है संप्रदायवाद की अवधारणा होती है। बिपिन चंद्रा जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उनका कहना है संप्रदायवाद एक विशिष्ट संप्रदायवाद के विभिन्न चरण बताए गए हैं उनके द्वारा। प्रथम चरण में उनका कहना है कि एक विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय जिसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हित समान होते हैं, यह संप्रदायवाद का प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में एक विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हित दूसरे संप्रदाय के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हित से पृथक होने लगते हैं। तृतीय चरण जो कि क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, इसमें एक विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित दूसरे संप्रदाय के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित से विरोधी होने लगते हैं। यह एक संप्रदायवाद का एक मैच्योर स्टेज कही जाती है। इस स्टेज में आकर संप्रदायवाद परिपूर्ण होने लगता है और यह एक समाज के लिए बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं, शर्मनाक स्थिति होती है। इस स्थिति में दो संप्रदाय एक दूसरे के पृथक विपरीत होने लगते हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार रहते हैं, जैसा कि आज के वर्तमान हिंदुस्तान या भारत में हमको देखने को मिलता है। अब गौरतलब है कि मध्यकालीन भारत में हिंदू और मुस्लिम दो संप्रदाय तो हैं, परंतु संप्रदायवाद की अवधारणा का विकास नहीं हुआ है। यह अवधारणा कहीं न कहीं ब्रिटिश जो ब्रिटिश शासन हमारे भारत में रहा है, उसके कुछ नीतियों के कारण हमारे समाज में
इसका अध्यारोपण हुआ है। जैसे कि हम कुछ बिंदुओं से इसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ब्रिटिश जो सत्ता थी, जो ब्रिटिश कंपनी का भारत में एक औपनिवेशिक हित था। तो उसके द्वारा कुछ जो नीतियाँ बनाई गई, वह कुछ अज्ञानतावश और कुछ जानबूझकर ऐसी नीतियाँ बनाई गई, जैसे कि डिवाइड एंड रूल जिसे हम कहते हैं। इस तरह की नीतियाँ जो कि हमारे समाज में संप्रदायवाद का बीज लेकर आई। दूसरा था, जैसे कि हम जानते हैं, जेम्स मिल के द्वारा जो भारतीय इतिहास का सांप्रदायिकरण किया गया। उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बाँटा, जो कि सांप्रदायिक विभाजन का एक आधार बनता है। जैसे कि उन्होंने कहा हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। तो यह भी एक आधार बनता है संप्रदायवाद के विकास में। दूसरा है कि 1881 में सेंसस होता है, जनगणना होती है ब्रिटिश के अनुसार, जो कि जाति और धर्म के अनुसार की गई थी। फिर 19वीं सदी के जो हमारे कुछ सामाजिक सुधार, जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, उसके जो कुछ हमारे सुधारक हुए थे, हिंदू जो सुधारक थे, उन्होंने मध्यकाल को प्रगतिहीन घोषित किया। हम जानते हैं कि जो मध्यकाल था, वो जेम्स मिल के अनुसार एक मुस्लिम काल रहा है। तो ये भी एक कारण बनता है। दूसरा था कि जो मुस्लिमों का एक भूमिधारी वर्ग था, जो कि पश्चिमी शिक्षा के अधीन आया, जो कि पाश्चात्यवादी विचारधारा के इन्फ्लुएंस में आकर आया। जैसे कि उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम है, जैसे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ही वे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने कौम की अवधारणा को जन्म दिया, और कहीं न कहीं भारतीय समाज में जो सांप्रदायवाद की जो जड़ रखी गई, वो कौम की अवधारणा के तहत सर सैयद अहमद खान के द्वारा रखी गई, जिसके मूल में क्या है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि 1881 में भारतीय समाज का सेंसस किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसका आधार धर्म और जाति बनाया गया। तो धर्म आधारित जो जनगणना हुई थी, इससे स्पष्ट हो गया कि जो मुस्लिम हैं, वह भारत में अल्पसंख्यक की तरह हैं। तो 1882 में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो चुनावी राजनीति का जो प्रावधान किया गया, तो उसमें कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय, जिसकी पैरवी मिस्टर सर सैयद अहमद खान कर रहे थे, उनको यह लगा कि कहीं न कहीं हम इस चुनावी राजनीति में कहीं न कहीं पीछे रह जाएँगे, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं। तो ये एक अल्पसंख्यक वाला जो मुद्दा था, इसने कहीं न कहीं उनके अंदर यह अवधारणा पैदा करी, जिसने कि कौम जैसी एक व्यवस्था को लागू किया। और आज हमारे जो संप्रदायवाद के कारण हम जो जूझ रहे हैं, उसकी जड़ कहीं न कहीं सर सैयद अहमद खान के द्वारा डाली गई थी। अ, यद्यपि 1880 के दशक तक सर सैयद अहमद खान का जो रुख था, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हित में था। परंतु 1880 के दशक में कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई, जैसे 1885 में ह्यूम के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। ये सारी घटनाएँ ऐसी हुई हैं जिन्होंने एक ब्रिटिश राजपक्षधर की ओर सर सैयद अहमद खान का जो रुख है, वहाँ की ओर को बदल दिया है। संप्रदायवाद की एक विशेषता यह है कि यह हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ-साथ समानांतर चलने वाली एक घटना है। जैसा कि अभी हमने बताया, जब तक सर सैयद अहमद खान जी हैं, तब तक यह आंदोलन उनके अधीन था। लेकिन उनके पश्चात एक शिमला प्रतिनिधिमंडल 1906 अक्टूबर में बनाया जाता है। अ, जिसमें क्या होता है कि जैसे जब संयुक्त प्रांत में सर सैयद अहमद खान थे, उनके उत्तराधिकारी मोहसिन उल मुल्क हुए, और ढाका में नवाब हुए जो सलीमुल्लाह के नाम से, और बॉम्बे में आगा खां। इन सब ने मिलकर एक 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल जिसे कहते हैं, वो बनाया। अ, जिस प्रतिनिधिमंडल ने कुछ मांग लॉर्ड मिंटो के समक्ष रखी, जिनमें 2 चीज़ें रखी गई कि जनसंख्या से अधिक मताधिकार की मांग रखी गई। दूसरा था कि सरकारी सेवा में इनको प्रतिनिधित्व और ज़्यादा मिले। और यही वह काल था जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद अपना पैर पसार रहा था। अब कहीं न कहीं ब्रिटिश द्वारा डिवाइड एंड रूल की जो डिवाइड एंड रूल का जो वेपन्स है, उसको यहाँ पर यूज़ करने की उनके अंदर एक जिसे मोटिवेशन कहते हैं, वो आया। और उन्होंने इस वेपन्स का प्रयोग इस काल में बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो इसके तत्पश्चात जस्ट दिसंबर 1906 में ढाका में आगा खां, सलीमुल्लाह जैसे मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। जैसा कि हम जानते हैं,
स्थापना काल से ही मुस्लिम लीग का जो पक्ष है वो ब्रिटिश के पक्ष में रहा है। तो इस प्रकार इसी क्रम में आगे हम 1909 का पार्लियामेंटो सुधार बिल देखते हैं, जिसमें मुस्लिमों को पृथक इलेक्शन दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया। 1909 गौरतलब है कि 1909 का जो पार्लियामेंटो बिल है, इसका एक दोहरा चरित्र या दोहरा उद्देश्य देखने को मिलता है। पहला है कि उग्रवादियों के समांतर उदारवादियों की स्थिति को मजबूत बनाना। हम जानते हैं इसी उद्देश्य से केंद्रीय विधानमंडल में निर्वाचित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी और निर्वाचन शब्द का स्पष्ट प्रयोग 1909 में ही पार्लियामेंटो बिल के दौरान किया गया था। दूसरा इसका उद्देश्य था कि मुस्लिम संप्रदायवाद को संतुष्ट करना था। इसी के लिए मुस्लिमों को पृथक सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया था। इसी क्रम में आगे 1916 का लखनऊ पैक्ट और 1918 में पृथक जो हमारा सेपरेट इलेक्टोरल जो था उसको परमिशन दे दी जाती है। हम जानते हैं कि स्थापना काल से ही मुस्लिम लीग का ब्रिटिश राज पक्षधर नीति रही थी, लेकिन 1910 के पश्चात मुस्लिम लीग पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाले नेताओं का प्रभाव देखने को मिला था। इसके पश्चात जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो मुस्लिम नेता थे, जैसे मोहम्मद अली हैं, शौकत अली हैं, हसन इमाम हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे जो प्रभावशाली जो मुस्लिम नेता हैं, इनके प्रभाव में 1913 में मुस्लिम लीग ने स्वराज या स्वशासन को अपना लिया गया था। हम जानते हैं इस पक्ष में इस विचारधारा के स्तर पर कांग्रेस के जमीन जो हमारी जो कांग्रेस जो हमारी मुस्लिम लीग है, वो कांग्रेस की विचारधारा के समीप आ गई है। 1913 के पश्चात जो पैक्ट हो रखा है, अब इसका परिणाम था 1916 का लखनऊ पैक्ट। इसके अनुसार कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर स्वराज की मांग को स्वीकृति दे दी और कांग्रेस ने बदले में पृथक जो एक सेपरेट इलेक्टोरल की जो डिमांड थी मुस्लिम लीग की, उसको प्रदान की की गई। हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में इसे एक डिसीजन की भूल मानी जाती है, क्योंकि यह पृथक जो हमारा जो सेपरेट इलेक्टोरल जो हमको दिया गया, वो कांग्रेस की जो स्वीकृति जो दी थी मुस्लिम लीग को, यह एक निर्णय की भूल मानी ही जाती है, क्योंकि इसी के पश्चात जो संप्रदायवाद है वो आगे को हम कह सकते हैं कि उसको एक पोषण मिल गया जो 1913 में जो दिया गया था, इससे उसको पोषण मिला और लखनऊ पैक्ट में जो भारत की हम करारी हार मान सकते हैं, एक डिसीजन स्तर पर जो एक हार है वो भारत की मानी जाती है। और लखनऊ पैक्ट की हम बात करें, इसकी पैरवी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर जी पैरवी कर रहे थे और लीग की तरफ से मोहम्मद जिन्ना जी इसकी पैरवी कर रहे थे। कालक्रम में आगे असहयोग आंदोलन की घटना का हमको जानकारी है। इसका हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जो प्रभाव पड़ा उसको तो हम गौरतलब है ही, हम उसको जानते हैं। किंतु जो हमारे संप्रदायवाद पर जो असहयोग आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा, उसके कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। जैसे कि असहयोग आंदोलन वापस लेने से जो हिंदू और मुस्लिम के बीच या फिर जो हमारे कांग्रेस और लीग के बीच जो एक सहयोग का जो हमको देखने को मिल रहा था, वो असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात यह तनाव दोबारा देखने को मिला। उसके पश्चात हम जानते हैं कि जो प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले जो मुस्लिम नेता थे वो तो हाशिए पर चले गए और जो रूढ़िवादी उलेमा जो थे वो मुख्य धारा में आने लगे। उसके बाद क्या है कि जो लीग की जो धर्म आधारित राजनीति को देखते हुए कुछ हिंदू संगठन भी और ज़्यादा सक्रिय देखे गए। जैसे कि 1915 में जो हिंदू महासभा बनी थी वो और ज़्यादा सक्रिय देखने को मिली। 1925 में डॉक्टर हेगडेकर के द्वारा नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के भी हमको एविडेंस मिलते हैं। जिन्ना का जो कांग्रेस से लगाव था, यद्यपि जिन्ना इसका कारण खिलाफत आंदोलन को बताते हैं, किंतु इसका वास्तविक कारण था कि ये जो मुख्य धारा में जो एक जन आंदोलन हो रहा था, क्योंकि जिन्ना अपनी एक मुस्लिम जो धारा थी राष्ट्रीय आंदोलन वाली, उसके नेता थे, उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को छोटा प्रतीत करने लगे। यह भी एक कारण इसका बनता है।
जो कालक्रम में आगे हमारी जो नेहरू रिपोर्ट है, इस पर भी हमको कुछ डिस्प्यूट देखने को मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो यह रिपोर्ट थी, इसने जो सेपरेट इलेक्टोरल को कैंसिल करके कंपोजिट इलेक्शन को प्रमोट किया था। इस मुद्दे पर जो मुस्लिम लीग की जो उदारवादी, जो उग्रवादी धारा के जो नेता थे सफ़ी खान, वो उनका तो इसके प्रति असमझौतावादी दृष्टिकोण था। लेकिन जो उदारवादी नेता, जो उदारवादी अ, थे, जैसे कि हमारे जिन्ना जी हैं, उनके अधीन जो हमारा जो आंदोलन चल रहा था मुस्लिम लीग में, उन्होंने कुछ शर्तों के साथ इस रिपोर्ट को वैलिड करने के लिए तैयार हुए थे। जैसे कुछ बिंदु थे, केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिमों के लिए 1/3 सीटें रिजर्व रखनी पड़ेंगी, और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, और जो रिजिडूरी पावर्स होती हैं, जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, वो प्रांतों में निहित की जाएंगी। यह कुछ आधार थे जिनके आधार पर मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट के पक्ष में आ सकती थी। किंतु 1928 का जो कलकत्ता में जो सर्वदलीय सम्मेलन था, यह भी असफल रहा था। जिन्ना का कांग्रेस से अलगाव बढ़ता गया। 1930 में जिन्ना द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र लाया गया, जिसमें 14 सूत्री सांप्रदायिक मांगे रखी गई। अब यहाँ से सांप्रदायवाद का जो प्रोपागेशन है, द प्रोपागेशन ऑफ द कम्युनलिज्म टेंड्स टू इंक्रीज इन दिस टाइम। अब यहाँ से यह सतत रूप से आगे को अपने तृतीय चरण में, जो कि बिपिन चंद्र जी ने समझा रखा है, अपने तृतीय चरण की ओर हम आगे बढ़ने लगा है संप्रदायवाद। अब कालक्रम में जैसे कि हम जानते हैं 1917 की बोल्शेविक क्रांति रूस में हो चुकी है। समाजवाद अपने पैर पसारने लगा है। तो यह जो समाजवाद है, यह जो सोशलिज्म है, यह समाजवाद का जो लक्षण है वो भारत में भी आया। भारत में भी विभिन्न आंदोलन समाजवाद के पक्ष में हुए हैं। इसी समाजवादी विचारधारा के प्रसार से मुस्लिम जो कुलीन वर्ग था, जो जमींदारी वर्ग है मुस्लिम वर्ग का, वो भयभीत होने लगा। वह अपनी संपत्ति के छिन जाने का जो एक खतरा उसमें बना हुआ है, और उसी भय से वो उसको लगा कि जो समाज है वो आर्थिक आधार पर अब बढ़ जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने के लिए वैलिड कर दिया। अब उनका जो मुस्लिमों का जो अप्रोच है कम्युनलिज्म के प्रति, वो ज़्यादा रेडिकल होने लगा है इसके पश्चात। अब एक जो हमारे कवि और दार्शनिक हैं मोहम्मद इकबाल, मुस्लिम, उन्होंने 1930 में जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र का जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उसको एक संघ बनाने की एक योजना बनाई। अब यहाँ से संप्रदायवाद को और ज़्यादा बल मिलेगा। दूसरे की एक 1933 में कैम्ब्रिज ग्रेजुएट थे, जो चौधरी रहमत अली नाम है जिनका, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को 3 मुस्लिम राज्य में बाँटने की एक योजना बनाई, जिसमें 3 चीज़ें थी: पाकिस्तान, मुल्क-ए-बंगाल और उस्मानिस्तान। पाकिस्तान में हमारा वर्तमान पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान का जो एरिया है, ये आना था, और मुल्क-ए-बंगाल में असम और बंगाल का जो संपूर्ण क्षेत्र है, वो आना था। और जो उस्मानिस्तान है, इसमें हैदराबाद के क्षेत्र को उन्होंने रखा था। यह भी संप्रदायवाद के प्रोपागेशन में बहुत एक अहम भूमिका निभाता है। अब कालक्रम में 1937 में जो चुनाव हुए थे, 1937 के चुनाव में लीग की करारी हार हमको देखने को मिलती है। अब यहीं से वह कारण है जिससे कि संप्रदायवाद अपने तृतीय चरण में आएगा, जिसे उग्र चरण कहते हैं। अब कम्युनलिज्म टेंड्स टू रेडिकल अप्रोच। अब यहाँ पे जो कम्युनलिज्म की हमको रेडिकल अप्रोच देखने को मिलती है। अब दूसरा जो था, जो हिंदुइज्म में भी जो संप्रदायवाद बढ़ रहा था, उसके कुछ लक्षण हमको देखने को मिले हैं। जैसे हिंदू महासभा का जो चुनाव था, मीन्स हिंदू महासभा भी चुनाव में हारी थी 1937 के चुनाव में। 1937 में महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जी का आगमन हुआ है। आरएसएस के भी नए अध्यक्ष बन चुके हैं, एमएस गोलवरकर। गोलवरकर द्वारा व्यापक प्रचार आरएसएस में हुआ है। इसके पश्चात जो 1939 से 45 के बीच का टेन्योर है, इसमें हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है। एक तरफ हिटलर के अधीन जो फांसीवादी शक्तियां हैं वो लड़ रही हैं, दूसरी तरफ जो हमारी ब्रिटेन वगैरह जो हमारी सेंट्रल पावर हैं, उनका जो नेशनलिज्म है, मीन्स नेशनलिज्म एंड फासिज्म के बीच का जो एक जो द्वंद्व था, वो पूरा एक विश्व युद्ध का रूप ले चुका था, जिसमें कि हमारा जो संप्रदायवाद है उसने भी अहम भूमिका निभाई।
द्वितीय विश्व युद्ध से लाभ उठाकर जो हमारे सर सैम जो हमारे मुस्लिम संप्रदाय के जो जिन्ना जी थे, उन्होंने सरकार के साथ और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे संगठन होते हैं, उनके साथ एक कह सकते हैं कि सौदेबाजी करके मुस्लिम संप्रदायवाद के पक्ष में रियायत प्राप्त कर ली, और यही कारण था कि अब यहाँ से आगे को हमारा भारतीय समाज विभाजन की ओर आगे बढ़ा। यही वो काल था जब 1930 में अगस्त प्रस्ताव आता है, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट होते हुए आगे डायरेक्ट एक्शन डे तक का जो हमारा पूरा टेन्योर है, फिर ये दूसरी दिशा में चले जाता है। तो हमारा संप्रदायवाद की यह घटना यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।